जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं शुभम आप सबका स्वागत करता हूँ सीएसई 2017 के वीडियो एनालिसिस में। देखिए, हमारा जो प्रोसेस है वो सेम है। आपको सबसे पहले अनसॉल्व्ड पीडीएफ डाउनलोड करना है, उसका प्रिंट आउट निकालना है। वो कैसे करना है, क्या चीज़ें मैंने ऑलरेडी एफएक्यू वाले फोल्डर में आपको बताया है। उसके बाद देखिए, आपको खुद से पूरा पेपर सॉल्व करना है एंड देन आपको ये वीडियो सॉल्यूशन ओपन करना है। क्योंकि इससे क्या होगा, जो क्वेश्चन सॉल्व करते हुए गलतियाँ आपने करी है वो यहाँ पे आपकी रेक्टिफाई हो जाएगी। और यही एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ है जो कि आपको हेल्प करेगी टू इम्प्रूव योर स्कोर। इससे देखिए क्या होगा, आपके सिली मिस्टेक हो जाएगी कम और आपका स्कोर बढ़ेगा ज़्यादा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने फर्स्ट खुद से ये पेपर पूरा सॉल्व किया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। विथ रेफरेंस टू पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पार्लियामेंट। दो स्टेटमेंट है यहाँ पे। रिसेंटली मतलब अभी, अब देखिए 2017 का पेपर है, याद रखिए 2024 का नहीं है। Recently, a private member bill has been passed in the Parliament of India for the first time in the history. देखिए, first time private member bill is the bill presented by a member of parliament who is not elected but only nominated by President of India. इन दोनों में से अगर मैं कहूँ दोस्तों, तो चलिए ये स्टेटमेंट आपको पता होना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट ये क्वेश्चन तो आपको पता ही होना चाहिए। डायरेक्टली हमारे लक्ष्मीकांत से है, ठीक है, कि ओनली नॉमिनेटेड मेंबर अगर देता है तो उसे प्राइवेट मेंबर बिल कहते हैं। ये गलत है दोस्तों। प्राइवेट मेंबर बिल किसे कहते हैं? अदर देन मिनिस्टर, ठीक है। अब देखिए, बीजेपी की सरकार है, तो अगर बीजेपी का एक मिनिस्टर है और दूसरे बस एक नॉर्मल एमपी है, तो अदर देन मिनिस्टर किसी एमपी ने भी अगर यहाँ पे बिल प्रेजेंट किया है जो कि मिनिस्टर नहीं है, वो कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, तृणमूल कांग्रेस का हो, कोई भी पार्टी का हो, ठीक है, तो वो आ जाएगा प्राइवेट मेंबर बिल की कैटेगरी में। सबसे पहले तो ये आप समझ लीजिए। तो प्राइवेट मेंबर बिल का मतलब ये नहीं है कि जो इलेक्टेड नहीं है, जो नॉमिनेटेड है वही प्राइवेट मेंबर है, नहीं है, ऐसा नहीं है। अदर देन मिनिस्टर सारे यहाँ पे प्राइवेट मेंबर वाले। और देखिए दोस्तों, ये जो रिसेंटली वाली बात कह रहा है ना कि रिसेंटली फर्स्ट टाइम पास हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है। हिस्ट्री में अभी तक 14 टाइम्स जो है ये चीज़ें यहाँ पे जो है पास हुई है, प्राइवेट मेंबर बिल्स वाली। तो ये भी गलत, ये भी गलत। आंसर है हमारा नीदर 1 एंड 2। और यहाँ पे थोड़ी और डिटेल देखिए दोस्तों प्राइवेट मेंबर बिल के लिए, जो हमारे डायरेक्टली लक्ष्मीकांत में है। यहाँ पे 1 मंथ का प्रायर नोटिस आपको देना पड़ेगा अगर आपको कोई बिल लाना है प्राइवेट मेंबर वाला, और हर फ्राइडे ही इसके ऊपर डिस्कशन होगा, ठीक है। फ्राइडे एंड 1 मंथ, ये आप याद रखेंगे यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 2, विथ रेफरेंस टू डिफरेंस बिटवीन कल्चर ऑफ ऋग्वेदिक आर्यंस एंड इंडस वैली पीपल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स आर करेक्ट, सॉरी विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ऋग्वेदिक आर्यन एंड इंडस वैली पीपल के ऊपर ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है इधर। देखिए बड़े बड़े 3 स्टेटमेंट ऑप्शन हम देख लेते हैं, 1 2 3, 1 3 एंड 1 2 3, ठीक है। थर्ड से पढ़ना शुरू करते हैं। द ऋग्वेदिक आर्यन हैड डोमेस्टिकेटेड हॉर्स, वेयर एज देर इज नो एविडेंस ऑफ इंडस वैली पीपल हैविंग बीन अवेयर ऑफ दिस एनिमल। तो हॉर्स के एविडेंस नहीं है, ऐसा ये कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। सेकेंड देखिए, ऋग्वेदिक आर्यंस न्यू गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर, वेयर इंडस वैली पीपल न्यू ओनली कॉपर एंड आयरन, ठीक है। फर्स्ट देखते हैं, ऋग्वेदिक आर्यंस यूज कोट ऑफ मेल एंड हेलमेट इन द वॉरफेयर, वेयर एज पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन डिड नॉट लीव एनी एविडेंस ऑफ यूजिंग देम। तो यहाँ पे देखें दोस्तों, अगर हम टाइम लाइन पे देखें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उसके बाद देखिए यहाँ पे अर्ली वैदिक है, देन लैटर वैदिक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आयरन की डिस्कवरी हुई है दोस्तों, ये वैदिक पीरियड में यहाँ पे हुई है। तो इंडस वैली के लोगों को आयरन के बारे में पता नहीं था, ये हमारे बेसिक ओल्ड एनसीईआरटी में मेंशन है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट देखिए, कहता है कि इंडस वैली पीपल न्यू ओनली, देखिए यहाँ पे, चलो आपको ये भी नहीं पता कि आयरन और कॉपर में से आयरन यहाँ पे नहीं था, पर ओनली आयरन एंड कॉपर, सिर्फ ये 2 ही मेटल्स उनको पता थे। अगर कोई तीसरा मेटल अगर यहाँ पे पता होगा उन्हें, तो ये स्टेटमेंट तो गलत बन जाएगा। देखिए, अगर ये नहीं भी पता है कि आयरन यहाँ पे आया था, फिर भी हम यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर तक पहुँच सकते थे। तो देखिए इंडस वैली के लोगों को यहाँ पे गोल्ड, ठीक है, कॉपर, ब्रॉन्ज, इन सब की इंफॉर्मेशन थी, तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत। बाकी ये 1 एंड 3 दोनों यहाँ पे सही है दोस्तों, कि जो आर्यंस थे इनको हॉर्स के बारे में पता था, बट इंडस वैली पीपल को यहाँ पे नहीं पता था। अब ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है डाउटफुल कैटेगरी में है, क्योंकि जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर वाला जो एरिया है, ठीक है, वहाँ पे हॉर्स के जो है बोन्स मिले हैं, ऐसा किसी बुक में लिखा हुआ है, ठीक है, जो इंडस वैली साइड्स है। बट ये डाउटफुल क्वेश्चन था, और जब ऑफिशियल किया है तो उसने इस स्टेटमेंट को सही माना कि इंडस वैली पीपल हैव नो एविडेंस ऑफ दिस एनिमल दैट इज हॉर्स।
तो हमें भी इसी के साथ जाना है, और आगे चल के भी अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो हमें यही मानना है, क्योंकि यूपीएससी ने जो प्रीवियस ईयर में आंसर्स माना है वही हमें आगे भी मानना पड़ेगा। ठीक है, बाकी ये सही है कि कोट ऑफ मेल एंड हेलमेट ऋग्वेदिक आर्यन यूज़ करते थे और इंडस वैली वालों के पास ऐसा कोई एविडेंस उन्होंने छोड़ा नहीं है। तो यहाँ पे आंसर क्या है हमारा, 1 and 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 1 and 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। अगर आपने 2018 का पेपर कंप्लीट किया है तो एक मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप वाला एक स्कीम हमने देखा था, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। मैंने ऑलरेडी वहाँ पे ये जो रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग क्या है ये आपको बताया था। इसमें क्या होता है, जो तुम्हारी लर्निंग है यानी कि जो तुम्हें स्किल आती है वो पहले से जो ट्रेडिशनल चैनल से आपने सीखा है उसे यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाता है। तो ये जो रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग ये क्या है दोस्तों, सर्टिफाइंग द स्किल एक्वायर्ड बाय कंस्ट्रक्शन वर्कर थ्रू ट्रेडिशनल चैनल। ठीक है, मैंने वहाँ पे बार्बर का एग्जाम्पल दे के समझाया था। ठीक है, एनरोलिंग द पर्सन इन यूनिवर्सिटी फॉर डिस्टेंस लर्निंग, सम स्किल्ड जॉब टू रूरल एंड अर्बन पुअर इन सम पब्लिक सेक्टर। देखिए कितना वेग ऑप्शन है, सम स्किल्ड जॉब, सम पब्लिक सेक्टर, सर्टिफाइंग द स्किल एक्वायर्ड बाय द ट्रेनिज अंडर नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। और यहाँ पे देखिए कैसे दोनों ऑप्शन यहाँ पे जो सिमिलर ट्रेंड पे है, देखिए सर्टिफाइंग द स्किल, सर्टिफाइंग द स्किल। तो ये नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं है, यहाँ पे जो ट्रेडिशनल चैनल से आप सीखते हो वो है रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए, बाकी इसमें इतना ही काम का था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, फ्रॉम द इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू विच वन ऑफ द फॉलोइंग अज्यूम्स इंपॉर्टेंस इन बीइंग गुड लिंक बिटवीन ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट, समझिए इस चीज़ को। देखिए, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, नल्ला मल्ला फॉरेस्ट, नगरहोल नेशनल पार्क, सेंचाचलम बायोस्फीयर रिजर्व। थोड़ा सा कनेक्ट करिए सेंचाचलम बायोस्फीयर रिजर्व को सीएसई 2023 वाले क्वेश्चन से, जहाँ पे उन्होंने अमरकंटक हिल पूछा था, बिलीरंगन हिल पूछा था, और तीसरा क्या था, सेंचाचलम हिल पूछा था। याद करिए, नगरहोल नेशनल पार्क, नल्ला मल्ला फॉरेस्ट, ये याद करिए सीएसई 2020 में हमने क्वेश्चन देखा था जहाँ पे कावेरी बेसिन वाला क्वेश्चन था कि कावेरी बेसिन कौन से फॉरेस्ट से होकर गुजरती है। तो वहाँ पे जो है नल्ला मल्ला फॉरेस्ट या पापीकोंडा नेशनल पार्क यहाँ पे दे रखा था। ठीक है, नगरहोल वहाँ पे ऑप्शन में था, और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। देखिए दोस्तों, ये हमारा यहाँ पे आंसर बनेगा कि जो गुड लिंक है, ठीक है, गुड लिंक बिटवीन ईस्टर्न घाट, ये हमारा ईस्टर्न घाट और ये वेस्टर्न घाट, ये कहाँ बन रहा है, ये सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व में बन रहा है, और ये कहाँ पे सिचुएटेड है। और ऐसे ही देखिए नीलगिरी हिल्स में भी ये ज्वाइन होता है। इस पर भी क्वेश्चन हमें पीवाईक्यूज में देख रखा है हमने। ठीक है, तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ पे दोस्तों, तो ये तमिलनाडु के इरोड डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, इरोड डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। नल्ला मल्ला कहाँ पे है, तो ये हमारे आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है। नगरहोल कहाँ पे है, कर्नाटका में है। ठीक है, अब नल्ला मल्ला ईस्टर्न घाट का पार्ट है। उसके बाद देखिए नगरहोल हमने देखा ये कर्नाटका में है। ठीक है, उसके बाद सेंचाचलम बायोस्फीयर रिजर्व ऑब्वियसली ईस्टर्न घाट में है, आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है। ठीक है, और ये जो सेंचाचलम बायोस्फीयर रिजर्व है दोस्तों, यहाँ पे रेड सैंडर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्पीशीज़ है जिसके ऊपर न्यूज़ बनती रहती है। रेड सैंडर, लाल चंदन, पुष्पा भाऊ, याद करिए, पुष्पा द राइज पार्ट 1 सेंचाचलम की पहाड़ियों में जाते हैं। ठीक है, वहाँ से जो है रक्त चंदन लेके आते हैं, लाल चंदन की तस्करी करते हैं। स्टोरी याद आ गई होगी, अब दूसरा पार्ट भी आने वाला है उसका। ठीक है, तो ये क्या है, सेंचाचलम बायोस्फीयर रिजर्व, रेड सैंडर। और एक दूसरा जानवर है उसका नाम है स्लेंडर लॉरिस। ठीक है, तो इसके बारे में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। बाकी देखिए नगरहोल नेशनल पार्क, यहाँ पे एलिफेंट्स की पॉपुलेशन बहुत अच्छे से हमें देखने को मिलती है, और कर्नाटका में सबसे ज़्यादा एलिफेंट की पॉपुलेशन है। कहाँ देखा था क्वेश्चन, 2020 के प्री में, जहाँ पे उन्होंने कहा था कि केरला में सबसे ज़्यादा है, जो कि गलत था। कहाँ पे है, कर्नाटका में। ठीक है, बाकी नल्ला मल्ला फॉरेस्ट के ही आसपास अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे है श्री सैलम टाइगर रिजर्व, नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व, जो कि सबसे ज़्यादा क्रिटिकल हैबिटेट जो है टाइगर रिजर्व का यहीं पे है। ये हमने कहाँ देखा था, 2020 में क्वेश्चन आया था इसके ऊपर, और ये हमारे ईस्टर्न घाट में सिचुएटेड है, और सत्यमंगलम अभी हमने देखा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, वन ऑफ द इम्प्लीकेशन ऑफ इक्वेलिटी इन द सोसाइटी। देखिए कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आ गया। इक्वेलिटी इन सोसाइटी का मतलब है अब्सेंस क्या होगा, तो ऑप्शंस क्या होगा, अगर इक्वेलिटी है तो ऑप्शंस होगा दोस्तों यहाँ पे, सिंपल है, पढ़ते ही आंसर आ जाना चाहिए। प्रिविलेजेस का अब्सेंट होगा तभी तो इक्वेलिटी आएगी। रिस्ट्रेंट का अब्सेंस होगा नहीं, कंपटीशन का अब्सेंस ऐसा नहीं, आइडियोलॉजी का अब्सेंस ये भी गलत है। कितना इजी क्वेश्चन है, बस कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए कि किस चीज़ का अब्सेंस जो है वो यहाँ पे इक्वेलिटी को दर्शाता है। इनइक्वेलिटी का ना होना ये इक्वेलिटी दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है हमारा ए। ठीक है, इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कोई एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं हमें। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। एक बॉडी है
ट्रैफिक, ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन कॉमर्स, ठीक है, ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन कॉमर्स, ट्रैफिक, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, द मिशन ऑफ ट्रैफिक, देखिए मिशन, एम, ऑब्जेक्टिव सेकेंड स्टेटमेंट में दे रहा है, और क्या लिखेगा यहाँ पे देखिए, नाम से पता चल रहा है हमें कि ये ट्रेड रिलेटेड चीज़ें देखता है फ्लोरा एंड फौना के। एंश्योर दैट ट्रेड इन वाइल्ड प्लांट एंड एनिमल इज नॉट अ थ्रेट टू द कंजर्वेशन ऑफ नेचर, देखिए पॉजिटिव बात कर रहा है। ट्रैफिक इज अ ब्यूरो अंडर यूएनईपी, देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, अंडर, इट इज एस्टैब्लिश बाय, इट इज ऑर्गेनाइज बाय, इट इज अ पेरेंट बॉडी ऑफ, देखिए ये जो इसके बाद जो चीज़ आती है ना, ये डाउटफुल कैटेगरी की होती है दोस्तों। तो ये जो ट्रैफिक है ये करंट अफेयर में भी आते रहता है, ठीक है, और अभी हमारे जो शंकर आईएएस बुक है उसमें भी इसके बारे में मेंशन है। तो ट्रैफिक इज अ ब्यूरो अंडर यूएनईपी, ये गलत है दोस्तों, ये एक एनजीओ है, नॉट फॉर प्रॉफिट बॉडी है, जो कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए काम करती है, ठीक है, इट इज़ नॉट अंडर यूएनईपी। और देखिए दोस्तों ये जो ट्रैफिक है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो ये यूके में इसका हेडक्वार्टर है, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, कैम्ब्रिज में है। और ये किसने बनाया था, देखिए ये IUCN, ठीक है, IUCN हमने 2018 के पेपर में भी देखा था, IUCN एंड WWF, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने बनाया है, ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड एंड IUCN, इन दोनों ने मिलकर यहाँ पे क्या बनाया है, हमारा ट्रैफिक, ठीक है। और जो IUCN है इसके अंदर एक चीज़ भी याद रखिए, स्पीशीज़ सर्वाइवल कमीशन, और इसी के अंदर में देखिए स्पीशीज़ सर्वाइवल कमीशन से रिलेटेड 2023 में एक क्वेश्चन आया था, इन्वेजिव स्पीशीज स्पेशलिस्ट ग्रुप, ठीक है, इन्वेजिव स्पीशीज स्पेशलिस्ट ग्रुप, जो कि 2023 में भी आया था। तो ये कुछ नाम आप याद रखेंगे, बाकी इतना ही था इस क्वेश्चन के बारे में जानना हमें। तो आंसर है हमारा यहाँ पे 2 ओनली, ठीक है, 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। बाकी देखिए यूएनईपी हमने ऑलरेडी देखा है, 1972 में एस्टेब्लिश हुआ था, 5 जून 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के द्वारा, नैरोबी केन्या में उसका हेडक्वार्टर है। मल्टीपल टाइम्स देख लिया, 4 से 5 बार तो रिपीट हो ही चुका है वो। कहता है कि विच प्रिंसिपल अमंग द फॉलोइंग वाज एडेड टू डीपीएसपी बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट, देखिए 42nd अमेंडमेंट एक्ट, 44th अमेंडमेंट एक्ट, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट, प्रीएम्बल, फंडामेंटल ड्यूटी, ये हमें रटे होने चाहिए, ठीक है। अब देखिए 42nd अमेंडमेंट एक्ट से कौन सा ऐड हुआ था पूछता है। डी क्या कहता है, सिक्योरिंग द लिविंग वेजेस एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क टू द वर्कर। अब ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है दोस्तों, तो ये हमारा आर्टिकल है यहाँ पे, तो ये है दोस्तों अंडर आर्टिकल 43, लिविंग वेजेस प्रोवाइड कराना, ठीक है, लिविंग वेजेस, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यहाँ पे प्रोवाइड करना वर्कर को, राइट ऑफ वर्क, राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंट, ठीक है, ये किसकी बात करता है, ये आर्टिकल 41 की बात कर रहा है दोस्तों, ठीक है। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, ये मेंशन है हमारे आर्टिकल 41A में। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन, ये हमारा मेंशन है आर्टिकल 39D के अंदर, ठीक है। और जो हमारा क्वेश्चन है कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट से कौन सा आया था, तो ये आया था दोस्तों हमारा बी, ठीक है। ये जो पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री है, ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट से आया था। यहाँ पे देखिए 4 आर्टिकल आए थे दोस्तों, 42nd अमेंडमेंट एक्ट से 4 आर्टिकल आए थे, हमें पता होना चाहिए। देखिए एक है हमारा 39, ये क्या कहता है, टू सिक्योर अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन। अब देखिए ये हर एक चीज़ आप नोट डाउन मत करिए, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है जो कि लक्ष्मीकांत में हमें रटनी ही रटनी है प्रीलिम्स के पहले। बस यहाँ पे आप रिवाइज कर लीजिए कि सिक्योर द अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन 39। फिर 39A में क्या है, यहाँ पे देखिए फ्री लीगल एड टू पुअर की बात करते हैं, ठीक है, फ्री लीगल एड टू पुअर्स। 43A अभी हमने देखा कि पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, ठीक है। और एक क्या था 48A क्या कहता है, इंप्रूव, प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरमेंट टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड। तो ये चारों जो अमेंडमेंट्स है, ठीक है, जो चारों आर्टिकल है ये 42nd अमेंडमेंट से आए थे, 39A, 43A एंड 48A। तो बस ये यहाँ पे लिख लीजिए कि ये सारी चीज़ें आई थी, और एक एक वर्ड यहाँ पे हमें पता होना चाहिए। बाकी सारी डीपीएसपी आपको फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, और यहाँ पे देखिए बाकी 3 भी हमारी रिवाइज हो चुकी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, देखिए फिलोसॉफिकल टाइप का क्वेश्चन है। डी से पढ़ते हैं, राइट्स आर प्रिविलेजेस ऑफ फ्यू सिटीजन अगेंस्ट द मेनी। क्या राइट्स प्रिविलेज है? राइट्स आर द क्लेम ऑफ सिटीजन अगेंस्ट द स्टेट। राइट्स आर प्रिविलेज विच आर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। राइट्स आर द क्लेम ऑफ स्टेट अगेंस्ट द सिटीजन।
तो यहाँ पे थोड़ा मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, CSE 2018 का एक क्वेश्चन हमने किया था जिसमें रूल ऑफ लॉ और उसके 4 स्टेटमेंट दे रखे थे, और एक में लिखा था थर्ड में कि पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट, और हमने देखा था कि नहीं, इट इज़ गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स पीपल मीन्स रूल ऑफ लॉ, मतलब यहाँ पे पीपल को अपर हैंड है। तो राइट्स क्या है दोस्तों, राइट्स आर द क्लेम्स ऑफ अ सिटीजन अगेंस्ट द स्टेट, इट इज़ नॉट अ क्लेम ऑफ स्टेट अगेंस्ट सिटीजन। ये कोई यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेटेड है, इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है। प्रिविलेजेस तो बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे देखिए मोस्ट एक्यूरेट आंसर क्या है, सी इज़ द मोस्ट एक्यूरेट आंसर। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपके कैसे सही आएंगे, ठीक है। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क नाम की एक NCERT है, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि आपको पेज टू पेज वर्ड टू वर्ड उसे पढ़ना है, बट अगर आपके पास टाइम है अभी तो उसे अगर आप एक बार ही पढ़ लोगे ना तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग आएगी, राइट्स क्या है, ड्यूटीज़ क्या है, जुडिशरी का रोल क्या था, सेपरेशन ऑफ पावर क्यों दिया गया, लिबर्टी क्या था, सोशल कैपिटल क्या है। तो ये जो बज़ वर्ड्स है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, इनके ऊपर हमें थोड़ी और क्लैरिटी हो जाएगी। जैसे लॉज एंड वो एक था राइट्स एंड ड्यूटी वाला एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, लॉ एंड लिबर्टी वाला क्वेश्चन आया था। तो ये कुछ फंडामेंटल क्वेश्चन है जो कि प्रिंसिपल बेस होते हैं, इन्हें सॉल्व करने में हमें हेल्प होगी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है हमारा यहाँ पे सी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इजी क्वेश्चन है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन देता है, ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन देता है। जब 2019 का वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स मैंने आपको बताया था, तब मैंने बोला था कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने आपको तब भी बताया था, यहाँ पे सीधा आंसर है हमारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन देता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। यहाँ पे देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और क्या क्या रिपोर्ट देता है, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स लिख लीजिए, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल IT रिपोर्ट, ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप अभी हमने पढ़ा। फिर देखिए यहाँ पे ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट ये देता है, एंड नेक्स्ट देता है ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फ्लैगशिप रिपोर्ट्स है जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम देता है। नोट डाउन कर लीजिए, अगर नहीं भी किया है तो कोई इतना टेंशन नहीं, क्योंकि करंट अफेयर जब भी आप पढ़ोगे ना तो ये ऑब्वियसली वहाँ पे कवर हो ही जाएगा, ठीक है। बाकी देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बाकी UN वुमन, इसके बारे में इतना कोई डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये नॉर्मली जो एनुअल रिपोर्ट देता है रिलेटेड टू स्टेटस ऑफ वुमेन्स, ठीक है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिस्टिक्स नाम की एक रिपोर्ट देता है, वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट भी देता है, ठीक है। बाकी इसका जो मैंडेट है ये सारी चीज़ हमें पता है। UNHRC ह्यूमन राइट्स विंग है हमारा, ठीक है। ये 2006 में इस्टेब्लिश हुआ था, जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। बाकी UN वुमन कब बना था, तो ये 2010 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क कहाँ पे है, USA में ऑब्वियसली, ठीक है। जिनेवा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1948, जिनेवा में हेडक्वार्टर है। इतना ही याद रखिए, ठीक है, ज़्यादा इसमें हमें PhD करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, कहता है स्मार्ट सिटी हैकेथॉन, ठीक है। स्मार्ट सिटी हैकेथॉन 2017 जो हुआ था, देखिए 2017 अभी 6 साल पहले की बात है, ठीक है। 3 स्टेटमेंट है। इट इज़ अ प्रोग्राम एम एट मेकिंग ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन द कंट्री कंप्लीटली डिजिटल इन द डिकेड। कंप्लीटली डिजिटल कर देंगे भाई सब कुछ। 2017 की बात हो रही है, तब नोटबंदी भी हुई थी शायद, ठीक है, उसी के, हाँ वो तभी हुई थी शायद। क्या है सेकंड, क्या कह रहा है, इट इज़ अ इनिशिएटिव टू आइडेंटिफाई न्यू डिजिटल टेक्नोलॉजी इनोवेशंस, पॉजिटिव वर्ड, फॉर सॉल्विंग द मेनी प्रॉब्लम फेस बाय अवर कंट्री। पॉजिटिव है, प्रो सोल्यूशन है, ठीक है, प्रो वल्नरेबल सेक्शन है कि प्रॉब्लम फेस बाय अवर कंट्री। इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर डेवलपिंग एवरी सिटी ऑफ आवर कंट्री इनटू स्मार्ट सिटी इन अ डिकेड। हर सिटी को स्मार्ट सिटी, हमें पता है कि 100 स्मार्ट सिटी यहाँ पे हमने जो है बनाने का एक प्रण लिया है। और ये भाई साहब कह रहे हैं कि एवरी सिटी, अब एवरी सिटी में यहाँ पे हर एक डिस्ट्रिक्ट आएगा, या फिर हर एक सब डिस्ट्रिक्ट जो डिस्ट्रिक्ट से थोड़ा छोटा होगा वो आएगा। एवरी सिटी इन अ डिकेड, कितना वेग बात कर रहा है, कितना आइडियलिज्म की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे अगर आप सीधा सीधा देखेंगे तो एलिमिनेट अगर करना है तो फर्स्ट हटाइए और थर्ड हटाइए। क्यों? क्योंकि कंप्लीटली डिजिटल इन अ डिकेड ये हो पाना थोड़ा मुश्किल है। तो थर्ड गया, बचा क्या हमारे पास, 2 ओनली इज द करेक्ट। तो यहाँ पे आंसर आ गया हमारा बी, ठीक है। ये जो है पॉजिटिव सिंपल सी बात कर रहा है, प्लेन स्टेटमेंट है, और आंसर आएगा हमारा 2 ओनली। तो इस तरीके से देखिए क्वेश्चंस बनाए जाते थे एग्जामिनर के द्वारा प्रीवियस ईयर्स में, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये जो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन था, ये मिनिस्ट्री ऑफ HRD, जिसका अभी नाम बदल के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया है, तो उन्होंने ये कराया था, ठीक है। तो ये होता है स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन। इसके बारे में ये गलत है और सेकंड हमारा सही है। तो इतना ही हमें यहाँ पे जानना था। बाकी नेक्स्ट हम अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। ओके, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11?
रिगार्डिंग मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। दोबारा से देखिए आरबीआई और उसी का सब पार्ट है हमारा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, उसी के अंडर आता है। 3 स्टेटमेंट है। इट फंक्शंस अंडर चेयरमैनशिप ऑफ यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। चेयरमैन यहाँ पे दे दिया है गलत, क्यों? क्योंकि चेयरमैन होते हैं यहाँ पे आरबीआई के गवर्नर, तो ये हो गया गलत। सेकंड क्या कह रहा है? इट इज़ अ 12 मेंबर बॉडी इंक्लूडिंग गवर्नर ऑफ आरबीआई एंड रिकंस्टिट्यूटेड एवरी ईयर। नहीं दोस्तों, ये 12 मेंबर नहीं है, इसमें 6 मेंबर होते हैं बस। जैसे ये 2 गलत हो गए, बचा इट डिसाइड द आरबीआई बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट, जो कि पास होता है कि बैंक कितना इंटरेस्ट रेट रखेगी। तो देखिए जैसे हमने यहाँ पे थर्ड हटा दिया, सेकंड हटा दिया, बचा हमारे पास 1 ओनली। तो देखिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हम डिटेल में इकोनॉमी में पढ़ते हैं, बट यूपीएससी ने यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछ दिया कि जो इंटरेस्ट रेट होता है, जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये कितना होना चाहिए। इसमें देखिए 6 मेंबर होते हैं, ठीक है। इसमें से गवर्नमेंट के 3 होते हैं और आरबीआई के 3 होते हैं। और यहाँ पे देखिए एक जो अपॉइंटमेंट होता है दोस्तों एवरी ईयर होता है, एवरी 4 ईयर होता है। तो देखिए कितना सारा यहाँ पे जो है गलत दे रखा है, एवरी ईयर नहीं, एवरी 4 ईयर यहाँ पे अपॉइंटमेंट होता है। 6 मेंबर होते हैं, 12 नहीं, ठीक है। चेयरमैनशिप आरबीआई गवर्नर के अंदर होती है, ठीक है। एंड मेंबर्स ऑफ मॉनेटरी कमेटी शाल नॉट बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ईच मेंबर हैज़ 1 वोट एंड गवर्नर के पास यहाँ पे कास्टिंग वोट होता है अगर टाई हो जाता है तो, ठीक है। तो गवर्नर के पास क्या है यहाँ पे कास्टिंग वोट है, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एक चीज़ है जो कि हमारे 2021 के प्री में आई थी कि आरबीआई अगर कोई भी डिसीजन लेती है, ठीक है, अंडर इट्स मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, तो जो आरबीआई एक्ट है इसके अंदर लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट उस जो भी डायरेक्टिव है उसे ओवर रूल कर सकती है, जो भी इन्होंने बनाया है उसे ओवर रूल कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट अपने बोर्ड मेंबर्स के साथ। तो याद रखिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट की यहाँ पे जो है ज़्यादा अथॉरिटी है एज़ कम्पेयर टू आरबीआई, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है आरबीआई एक्ट में। तो यहाँ पे आंसर है हमारा 1 ओनली। बाकी हमने यहाँ पे इंटरलिंकेजेस प्लस जो भी यहाँ पे जो ट्रैप थे सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा मणिपुरी संकीर्तना के बारे में, ठीक है। यहाँ से बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलेगी, ठीक है। थर्ड से बढ़ते, इट इज़ परफॉर्म टू नैरेट द लाइफ एंड डीड्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा। अब देखिए 2018 में हमने अन्नमाचार्य त्यागराजा उनका क्वेश्चन देखा था, वहाँ पे वो लॉर्ड कृष्णा की जगह लॉर्ड रामा था, ठीक है। तो क्या ऐसा भी ट्रैप यहाँ पे सेट हो सकता है क्या, ये भी हमें देखना पड़ेगा। सिम्बल्स आर द ओनली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू परफॉर्म द जो भी ये संकीर्तन है। अब सिंपली थोड़ा सा याद करिए, कोई भी म्यूजिक होता है, कोई भी डिवोशनल सॉन्ग होता है, क्या उसमें बस एक ही यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट यूज होगा, ओनली सिंबल्स? तो यहाँ पे सिंपल लॉजिक से सोचिए कि आपके भी लोकल रीजन में कोई ना कोई यहाँ पे जो है डांस या फिर भगवान से रिलेटेड भक्ति सॉन्ग्स यहाँ पे होते होंगे, तो क्या सिर्फ एक ही इंस्ट्रूमेंट वहाँ पे यूज होता है, ओनली 1 इंस्ट्रूमेंट? इससे तो बड़ा ही मोनोटोनस सा लगेगा। सेकंड हटा के तो देखो 1 3 एंड 1। अब आपका डाउट था कि लॉर्ड कृष्णा होगा या नहीं, अब तो कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए सॉरी, अब देखिए 2 यहाँ पे हट गया, हमारा बचा हमारे पास 1 3 एंड 1, ठीक है। तो 1 हमारा यहाँ पे कॉमन है। इट इज़ अ सॉन्ग एंड डांस परफॉर्मेंस, ठीक है। देखिए कितना सिंपल है, मणिपुरी संकीर्तन है, इट इज़ अ सॉन्ग एंड डांस परफॉर्मेंस, सिंपल प्लेन स्टेटमेंट, ठीक है। अब 1 तो हमारा हर हालत में यहाँ पे सही है, बचा थर्ड, ठीक है। और थर्ड भी यहाँ पे सही है। यहाँ पे आके हमें थोड़ा डाउट हो सकता है, बट देखिए मणिपुरी संकीर्तना ओल्ड एनसीईआरटी में मेंशन है जब हम भक्ति सूफी वाला चैप्टर पढ़ते हैं, प्लस ये हमारा जो नितिन सिंघानिया है वहाँ पे भी मेंशन है। तो ये देखिए दोस्तों, ये मणिपुर में जो वैष्णवाइट कल्ट है वो फॉलो करते हैं ये, ठीक है। तो वैष्णविज्म, लॉर्ड कृष्णा करेक्ट है, यहाँ पे आंसर है हमारा। और यहाँ पे देखिए दोस्तों और एक एडिशनल बात है, ये जो मणिपुरी संकीर्तन है ये यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट फॉर ह्यूमैनिटी में आता है, ठीक है। तो ये 2013 में ऐड हुआ था, तो ये भी याद रख लीजिए, ओके। नेक्स्ट देखिए और एक थोड़ा सा एक टॉपिक है जो एक सेंट है हमारे भक्ति सेंट श्रीमंत शंकर देव, ठीक है। इन्होंने एक बुक लिखी थी कीर्तन घोष, तो ये थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए, कीर्तन घोष। और इन्होंने स्थापना करी थी एक सारना धर्म, दैट इज शेल्टर इन वन रिलीजन, जो कि एक वैष्णवाइट मोनोलिथिक सेक्ट था, ठीक है, वैष्णवाइट सेक्ट था। तो शंकर देव ये आसाम से बिलोंग करते थे, कीर्तन घोष, ये सारी चीज़ें हम याद रखेंगे यहाँ पे। और देखिए दोस्तों इनसे रिलेटेड एक है सत्तरिया डांस, याद रखिए, जैसे ये संकीर्तन देखा ऐसे सत्तरिया डांस इनका था, विच इज़ ऑल्सो नोन एज भोवना, ठीक है, भोवना इसे कहा जाता था, या फिर अंकिया नाट भी इसे कहते थे, अंकिया नाट, ठीक है। तो याद रखिए अंकिया नाट, भोवना, सत्तरिया डांस, कीर्तन घोष, एक सारना धर्म किससे एसोसिएटेड है? श्रीमंत शंकर देव ऑफ आसाम, जो कि वैष्णवाइट एक सेंट थे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वेयर एसोसिएटेड विथ इंट्रोडक्शन ऑफ रोयतवारी सेटलमेंट इन इंडिया। देखिए रोयतवारी, महलवारी, उसके बाद देखिए यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कह रहा है लॉर्ड कॉर्नवालिस, अलेक्जेंडर रीड एंड थॉमस मुनरो। डायरेक्टली हमारे स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो हमारा रोयतवारी सेटलमेंट था यहाँ पे मुनरो एंड रीड, ठीक है, इन्होंने यहाँ पे इसके ऊपर काम किया था। ये 1820 में आया था, ओके। और ये जो हमारा मद्रास वाला स्टेट है उस जगह पे ये इंट्रोड्यूस हुआ था और बाद में ये एक्सटेंड हुआ था महाराष्ट्र, पंजाब, इस वाले रीजन में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अभी ये जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है ये एसोसिएटेड है ज़मींदारी सेटलमेंट या फिर परमानेंट सेटलमेंट से। और थर्ड देखिए जो बच गया हमारा वो है और देखिए दोस्तों ये जो अलेक्जेंडर रीड एंड मुनरो, इन्होंने जो यहाँ पे जो रोयतवारी सिस्टम लाया था ना, इस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड हेस्टिंग, ज़रूर याद रखिए। और बचा देखिए हमारा महलवारी सिस्टम, तो इस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था? तो इस टाइम पे गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक, ठीक है। विलियम बेंटिक जो जिन्होंने 1822 में ये जो है महलवारी सिस्टम यहाँ पे लेके आए थे। बाकी देखिए हमने तीनों सिस्टम यहाँ पे देख लिया। हमारा आंसर क्या है? 2 and 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ सॉल्विंग पोल्यूशन प्रॉब्लम व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ बायो रेमिडिएशन टेक्निक। अब देखिए बायो रेमिडिएशन हम डायरेक्टली हमारे शंकर आईएएस में पढ़ते हैं। यहाँ पे एडवांटेजेस पूछे हैं, 3 यहाँ पे जो है स्टेटमेंट है। ऑप्शन हमने देख लिया पहली, थर्ड से पढ़ना स्टार्ट करते। कहता है जेनेटिक इंजीनियरिंग कैन बी यूज टू क्रिएट माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर बायो रेमिडिएशन। तो बायो रेमिडिएशन क्या होता है? जैसे ये एक सॉइल है, यहाँ पे पोल्यूशन हो चुका है, ठीक है, कोई भी पोल्यूटेंट यहाँ पे आ चुका है, तो बायो रेमिडिएशन में क्या होगा? जो लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो बायोटिक ऑर्गेनिज्म है, इनका यूज करके ये जो हमारे हार्मफुल पोल्यूटेंट है इन्हें चेंज किया जाता है लेस हार्मफुल पोल्यूटेंट में, इसे कहते हैं बायो रेमिडिएशन। और यही अगर प्लांट की मदद से अगर किया जाता है चेंजेस, तो इसे कहते हैं फाइटो रेमिडिएशन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट, एनी कंटेनमेंट विद अ हेवी मेटल सच एज कैडमियम एंड लीड कैन बी रेडियली एंड कंप्लीटली ट्रीटेड बाय बायो रेमिडिएशन यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब बहुत ही आसानी से और कंप्लीटली 100%, और यहाँ पे कोई सादा मेटल नहीं है, हैवी मेटल की बात कर रहा है, ठीक है। और फर्स्ट है इट इज अ टेक्निक फॉर क्लीनिंग अप पोल्यूशन बाय एनहांसिंग सेम बायोडिग्रेडेशन प्रोसेस दैट ऑकर इन द नेचर। अब यहाँ पे सिंपली थोड़ा सा मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा। 2022 में एक क्वेश्चन देखा था हमने पॉलीइथिलीन टर्पथैलेट के ऊपर, और वहाँ पे उन्होंने कहा कि ये इजीली जो है डिकम्पोज हो जाता है विदाउट एमिशन। तो इजीली, रेडिली, कंप्लीटली, ये एक्सट्रीम वर्ड्स है। और यहाँ पे बात हो रही है हैवी मेटल्स की, तो 100% यहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं होता है दोस्तों, यहाँ पे रेडिली एब्जॉर्ब नहीं होता। बहुत ज़्यादा मुश्किल से हैवी मेटल का जो पोल्यूशन है यहाँ पे कम किया जा सकता है बायो रेमिडिएशन के द्वारा। तो सेकंड हटाइए, जेनेटिक इंजीनियरिंग तो अप्लाई होगी, ठीक है। बचा देखिए 1 and 3, थर्ड हमारा सही है, तो 1 अपने आप सही हो गया। यहाँ पे आंसर आ गया हमारा सी। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है इसका आंसर क्या आ गया दोस्तों? यहाँ पे सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये हमने बायो रेमिडिएशन से रिलेटेड यहाँ पे चीज़ों को डिस्कस किया है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1929 प्रोवाइडेड फॉर, डायरेक्टली हमारे स्पेक्ट्रम से है ये, ठीक है। डी से पढ़ते हैं, सिस्टम ऑफ ट्रिब्यूनल एंड बैन ऑन स्ट्राइक, इंटरवेंशन बाय ब्रिटिश कोर्ट इन द इवेंट ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट। अब देखिए ट्रेड डिस्प्यूट ऐसे करके ये आंसर मत लगा दीजिएगा, ठीक है। आर्बिट्री पावर्स टू द मैनेजमेंट टू क्वेल द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एंड पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। ये देखिए अभी हमने डीपीएसपी वाला क्वेश्चन देखा था, उसमें भी ये देखा था, ठीक है। तो ये जो ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट था दोस्तों, ये जो एक्ट था इसमें लिखा हुआ था कि हम जो है सिस्टम ऑफ ट्रिब्यूनल्स लेके आएंगे अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है। और यहाँ पे बैन कर दिया गया था स्ट्राइक एंड लॉकआउट के ऊपर, जो तो इसकी वजह से क्या हो गया, जो वर्कर है उनके राइट्स के ऊपर यहाँ पे जो है इंटरफेरेंस लेके आ गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ये ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट, इसके अगेंस्ट में भगत सिंह ने जो है असेंबली में यहाँ पे बॉम्ब फेंके थे, तो ये भी हमने देखा था, ठीक है। तो ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से रिलेटेड था, जहाँ पे बैन ऑन स्ट्राइक कर दिया था, इसलिए यहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा जो है विरोध हुआ था, जो हमारे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल या फिर रिवॉल्यूशन ने इसका अपोजिशन किया था, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे याद रखना है। बाकी देखिए डायरेक्टली स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन है, तो ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन इन हिज एक्सरसाइज। डायरेक्टली हमारे स्पेक्ट्रम से ये स्पेक्ट्रम नहीं, लक्ष्मीकांत से क्वेश्चन है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आर द की स्टोन ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। सीधा सीधा आंसर है इसका भी,
डायरेक्ट डेमोक्रेसी ने, एडमिनिस्ट्रेटिव डेलीगेशन ने, फेडरलिज्म ने। यहाँ पे आंसर क्या है? डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे देखिए आगे बढ़ते हैं। और ये जो हमारा लक्ष्मीकांत में हम देखते हैं तो जो बलवंत राय मेहता कमेटी है उन्होंने भी रिकमेंड किया था डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन एज अ की स्टोन रोल इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। उसके बाद नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डीपीएसपी हैज अ लिमिटेशंस ऑन लेजिस्लेटिव फंक्शन एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं फंडामेंटल राइट लिख देता, फंडामेंटल राइट हैज लिमिटेशन ऑन लेजिस्लेटिव फंक्शन एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन, तो बोथ आंसर आ जाता। बट डीपीएसपी यहाँ पे कोई भी लिमिटेशन नहीं लगाता है। डीपीएसपी एक्ट एज अ फैसिलिटेटर, ये एक डायरेक्टिव है, यहाँ पे कोई भी जो इसका रिकमेंडेशन है ये मैंडेटरी नहीं है। तो डीपीएसपी दे आर जस्ट अ फैसिलिटेटिव इन देयर रोल, दे आर नॉट एनफोर्सेबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ। फंडामेंटल राइट एनफोर्सेबल है बट डीपीएसपी यहाँ पे नहीं है। तो देखिए डीपीएसपी कंस्टिट्यूट लिमिटेशन अपॉन लेजिस्लेटिव भी नहीं, एग्जीक्यूटिव भी नहीं। तो यहाँ पे आंसर क्या है? नीदर 1 and 2। तो देखिए डीपीएसपी पे कैसे घुमा फिरा के यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। आई होप आप यहाँ पे इसे समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पे कोई भी किसी भी प्रकार का लिमिटेशन डीपीएसपी का नहीं है। तो आंसर हमारा है डी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, द टर्म डिजिटल सिंगल मार्केट स्ट्रेटेजी इज रेफर इन न्यूज। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है। डिजिटल सिंगल मार्केट, अब सिंगल मार्केट यानी कि यहाँ पे बहुत सारी कंट्री साथ में मिलकर काम कर रही होगी। तो ये है यहाँ पे यूरोपियन यूनियन, ठीक है। यूरोपियन यूनियन हमारा आंसर है। देखिए G20 हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ब्रिक्स के बारे में हमने देख चुके हैं, आसियान हमने कवर किया है 2018 के पेपर में। तो सारे ऑप्शंस ऑलरेडी हमने यहाँ पे कवर करे हैं। इसमें देखिए दोस्तों ब्रिक्स हमारा रह गया था डिस्कशन का, तो इसे मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। देखिए सबसे पहले एक जिम ओ नील नाम के एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने कहा कि वर्ल्ड में जो है ब्रिक कंट्री बहुत ज़्यादा अपना डोमिनेंस बनाएगी, यानी कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, क्योंकि ये डेवलपिंग कंट्री थी। तो इस हिसाब से देखिए 2006 में जो है यहाँ पे एक ग्रुप बना, ठीक है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, यहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई। उसके बाद देखिए 2010 में यहाँ पे साउथ अफ्रीका की एंट्री हो जाती है। तो ब्रिक्स का मतलब क्या है? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ठीक है। अब इसका जो फर्स्ट मीट हुआ था दोस्तों, ये हुआ था 2009 में। 2009 में कहाँ हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट है, PYQ में आ चुका है। एकेटेरिनबर्ग नाम की जगह है, एकेटेरिनबर्ग नाम की जगह है, कहाँ पे है? रशिया में है, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट समिट इसका हुआ था, ठीक है। बाकी देखिए ब्रिक्स का एक बैंक भी है जिसका नाम है दोस्तों न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। ये देखिए 2014 में बनी थी विथ फोर्टालेजा डिक्लेरेशन। याद रखिए 2016 में ये क्वेश्चन आएगा। फोर्टालेजा डिक्लेरेशन से न्यू डेवलपमेंट बैंक यहाँ पे बनी थी। और ये जो बैंक है इसका हेडक्वार्टर सिचुएटेड है दोस्तों शांघाई, चाइना में, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे इसमें। और ये जो पांचों कंट्री है इनका इक्वल यहाँ पे जो है स्टेक है, ठीक है। और 2023 में जो इसकी चेयरमैनशिप है ये हमारे साउथ अफ्रीका के पास है, ठीक है, साउथ अफ्रीका के पास है। तो ये याद रखेंगे। और इसी समिट में देखिए दोस्तों जो अभी रिसेंट वाला हुआ है, यहाँ पे ब्रिक्स के एक्सपांशन की बात यहाँ पे करिए। तो यहाँ पे कुछ मेंबर्स है जिन्हें ज्वाइन करने के लिए इनवाइट किया गया, जैसे कि इजिप्ट है, ईरान है, सऊदी अरेबिया है, UAE है, इथियोपिया है, अर्जेंटीना है, ठीक है। तो इन्हें इन्वाइट किया है। अब ये जब इसमें फुल मेंबरशिप यहाँ पे मिलेंगी तो और ज़्यादा न्यूज़ में आएगा, तो तब आप इसे डिटेल में याद रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन है, at one of the places in India, if you stand on the seashore and watch the sea, you will find that sea water recedes from the shoreline few kilometers and come back to the shore twice a day, and you can eventually walk into the sea floor when the water recede. This unique phenomena is seen at, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये जो है एक बीच है जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा आगे आ जाता है और उसी दिन वो उतना पीछे चला जाता है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे फिनोमिना ये देखने को मिलता है, ये यहाँ पे आंसर है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 19। इसका आंसर है चांदीपुर, ठीक है। तो चांदीपुर ओडिशा में ये फिनोमिना देखने को मिलता है। आप यूट्यूब पे इसका वीडियो देख सकते हो, बड़ा ही अमेजिंग ये फिनोमिना है, ठीक है। तो ये चांदीपुर ओडिशा में है, ठीक है। इसे जो है हाइड एंड सीक ब्रिज भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, उसके बाद नेक्स्ट देखिए दोस्तों यहाँ पे, चलो आंसर तो हमने देख लिया चांदीपुर ओडिशा में है, बट यहाँ पे एक दूसरा जो नाम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे प्रीलिम्स के लिए, भीमुनीपट्टनम। अब ये देखिए दोस्तों एक टाउन है विशाखापट्टनम के पास, ठीक है, सी शोर पे सिचुएटेड है। और ये देखिए एक डच सेटलमेंट में हुआ करता था, इसका डच नाम क्या था? बिमलीपट्टनम, ठीक है, बिमलीपट्टनम, ठीक है। तो ये मेजर डच सेटलमेंट था कोरोमंडल कोस्ट पे, याद रखेंगे हम लोग, ठीक है, बिमलीपट्टनम।
और इसका और ज़्यादा क्या सिग्निफिकेंस है ये देखिए दोस्तों, भिमुनिपट्टनम जो है ये बुद्धिस्ट कल्चर भी यहाँ पे हमें फ्लरिश होता हुआ दिखता है। यहाँ पे हीनयान प्लस महायाना के जो स्कूल्स हैं इनके आइडियाज़ यहाँ से प्रोपोगेट हुए थे, ठीक है। और यहाँ पे पोर्ट ऑफ रिवर गोस्थानी, ठीक है, रिवर गोस्थानी का जो पोर्ट है यहाँ से आइडियाज़ प्रोपोगेट होते थे। और यहाँ पे जो बुद्धिस्ट साइट है ये याद रखिए थोड़ा, पौरला कोंडा, ठीक है, PAVURALLA कोंडा, ठीक है। पौरला कोंडा नाम की एक टाउन है, वहाँ पे देखिए बुद्धिस्ट कल्चर यहाँ पे डेवलप हुआ था। बाकी देखिए इतना हमारे लिए काम का है, रेस्ट कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखिए बचा ऑप्शन यहाँ पे, जो अगला ऑप्शन है हमारा नागपट्टिनम। देखिए दोस्तों नागपट्टिनम ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंस में आया था चोलास के टाइम पे, ठीक है। जो शैलेंद्र डेनास्टी थी यहाँ पे राजा राजा चोला जो थे इन्होंने इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाए थे, नागपट्टिनम, ठीक है, जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चोलास से रिलेटेड है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये चोलास का एक इंपॉर्टेंट पोर्ट यहाँ पे जो है बन के आया था, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे डच ने जो है अपना प्रोमिनेंस बढ़ाया था जब डच कंपनी आई थी उस टाइम पे। बाकी यहाँ पे एक सिंगरवेन टेम्पल है जो कि मुझे नहीं लगता इतना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो बस यही चीज़ें थी जो कि हमें पता होनी चाहिए, ओके। और ये टूरिज़्म के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है। रेस्ट अगर इसके ऊपर देखा जाए तो हाँ चोला किंगडम से रिलेटेड यहाँ पे जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका नेबरिंग पोर्ट है दोस्तों कावेरीपट्टनम, ठीक है, कावेरीपट्टनम, ये थोड़ा याद रखेंगे, ओके। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 20, प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट, ठीक है, जो कि उस साल न्यूज़ में आया था। इससे रिलेटेड 3 स्टेटमेंट है। कहता है द एक्ट प्रोवाइड फॉर 3 ऑथोरिटीज फॉर इन्वेस्टिगेशन बट डज नॉट प्रोवाइड एनी अपीलेट मैकेनिज्म। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है प्रॉपर्टीज हेल्ड बेनामी आर लायबल फॉर कॉन्फिस्केशन बाय गवर्नमेंट एंड प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन इज नॉट ट्रीटेड एज अ बेनामी ट्रांजैक्शन इफ द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी इज नॉट अवेयर ऑफ द ट्रांजैक्शन। अब यहाँ पे सिंपली थोड़ा सा सोचिए कि एक आदमी है XYZ, उसके नाम पे 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी है और जब उसे पकड़ लिया जाए तो वो बोलेगा अरे मुझे तो पता ही नहीं, ये तो मेरे नकली साइन है, मेरे नकली डॉक्यूमेंट है, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पे रजिस्टर्ड है। तो क्या ये एक एक्सक्यूज़ बन सकता है कि आपको यहाँ पे जो है छोड़ दिया जाएगा, ठीक है, या फिर आपको पता नहीं है? तो देखिए इतना वेग ऑप्शन बनाए। फिर ये देखिए कि 3 ऑथोरिटी है इन्वेस्टिगेशन के लिए बट कोई भी एपेलेट मैकेनिज्म नहीं है। अब देखिए एपेलेट मैकेनिज्म होना ये एक नेचुरल जस्टिस का जो प्रिंसिपल है ना उसका एक इसके अंदर होता है कि जैसे अब हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट का अगर डिसीजन आपको नहीं आता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट के भी जो डिसीजन को आप यहाँ पे रिव्यू पिटिशन के द्वारा दोबारा रिव्यू करा सकते हो। तो आप समझिए इस बात को कि ये कह रहा है कि कोई एपेलेट मैकेनिज्म है ही नहीं, तो ये बात तो यहाँ पे गलत है दोस्तों। यहाँ पे एपेलेट मैकेनिज्म है और फर्स्ट स्टेटमेंट में यहाँ पे गलत है, थर्ड हटा, यहाँ पे 1 और 2 बचा। एंड सेकेंड देखिए कितना सिंपली कह रहा है कि जो प्रॉपर्टी बेनामी है उसे कॉन्फिस्केशन यानी कि उसे जब्त करा जा सकता है, तो ये करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे आंसर है हमारा 2 ओनली इज द करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों एपेलेट मैकेनिज्म है, ठीक है, एक एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एंड एपेलेट ट्रिब्यूनल यहाँ पे है, तो ये गलत हो गया, आंसर आ गया हमारा 2 ओनली, ठीक है। तो ये उस टाइम का जो है करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ड्यू टू सम रीजन देयर इज ह्यूज फॉल इन द पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाई, व्हाट इज द लाइकली कॉन्सिक्वेंस। देखिए कुछ रीजन की वजह से पॉपुलेशन है बटरफ्लाई का कम हो गया, तो इसके क्या इंपैक्ट हो सकते हैं, ऐसा एक क्वेश्चन बनाया है यहाँ पे, ठीक है। अब ये क्या कहना चाह रहा है, थर्ड से पढ़ते हैं। इट कुड, देखिए इट कुड लीड टू फॉल इन पॉपुलेशन ऑफ सम स्पीशीज ऑफ वेस्प, स्पाइडर एंड बर्ड्स, ठीक है। कुछ स्पीशीज का यहाँ पे जो है यहाँ पे कम हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, देयर कुड बी ड्रास्टिक इंक्रीज इन द फंगल इन्फेक्शन इन सम कल्टिवेटेड प्लांट। और फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, पॉपुलेशन ऑफ सम प्लांट कुड बी एडवर्सली इफेक्टेड। अब इसमें से मॉडरेट आपको कौन सा लग रहा है, देखिए सम प्लांट एडवर्सली अफेक्टेड, सम स्पीशीज की पॉपुलेशन में फॉल होगा, और यहाँ पे ये क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि ड्रास्टिक इंक्रीज हो जाएगा फंगल इन्फेक्शन में, जो कि गलत है। अब सेकेंड थोड़ा हटा के देखिए, और 1 और 3 हमारे मॉडरेट वाले हैं, आंसर आ गया 1 और 3। मुझे बताइए क्या ये चीज़ हम कभी पढ़ सकते हैं किसी आर्टिकल में, किसी बुक में? मतलब ये जो क्वेश्चन बना है ये हमें उसी टाइम पे एग्जाम सिचुएशन में हमें इस तरीके से नॉलेज, लॉजिक, मैजिक, एलिमिनेशन सारा लगा के हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 21 है इसका आंसर है C, 1 और 3 यहाँ पे करेक्ट है। ड्रास्टिक, अब देखिए फंगल इन्फेक्शन का और बटरफ्लाई का क्या रोल आएगा। अगर यहाँ पे कोई
फंगल या फिर फंगस का बटरफ्लाई की जगह पे मेंशन होता तो फंगल इन्फेक्शन आ जाता, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। इट इज़ पॉसिबल टू प्रोड्यूस अल्गी बेस्ड बायोफ्यूल। देखिए बायोफ्यूल पॉलिसी ऑलरेडी हमने डिटेल में देखी है, ठीक है। बट व्हाट आर द लाइकली लिमिटेशंस, क्या है, क्या लिमिटेशन है टू द डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया इन प्रमोटिंग द इंडस्ट्री ऑफ बायोफ्यूल। अब यहाँ पे कितने चीज़ें दे रखी है, 3 चीज़ें, ऑप्शन हमने देख लिया, थर्ड से पढ़ते हैं। कहता है इकोनॉमिकली वायबल प्रोडक्शन नेसेसिटेट्स द सेटिंग अप ऑफ लार्ज स्केल फैसिलिटी विच में रेज इकोलॉजिकल एंड सोशल कंसर्न। विच में रेज, देखिए वर्ड्स को समझिए, हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, सेटिंग अप एंड इंजीनियरिंग ऑफ द अल्गी बेस्ड बायोफ्यूल प्रोडक्शन रिक्वायर हाई लेवल ऑफ एक्सपर्टीज अंटिल कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड। सही बात है, हाई लेवल ऑफ एक्सपर्टीज लगता होगा, ऐसा तो नहीं है कि गांव का कोई मिस्त्री आ जाएगा और वो यहाँ पे अल्गी बेस्ड बायोफ्यूल प्लांट बना देगा, नहीं। प्रोडक्शन ऑफ अल्गी बेस्ड बायोफ्यूल इज पॉसिबल ओनली इन सीज एंड नॉट ऑन कॉन्टिनेंट। ये कौन से सस्ते नशे करके ऑप्शन बना दिया, बस पढ़िए इसको और देखिए, इसे तो बच्चा भी कह देगा कि ये क्या नॉनसेंस वाली बात हो रही है कि सीज ओनली एंड नॉट ऑन द कॉन्टिनेंट्स। तो किस तरीके से ऑप्शन बनाया है, ठीक है। तो फर्स्ट हटा के तो देखो, तो फर्स्ट हटाएंगे तो ये गया बचा 2 3 एंड 3 मतलब थर्ड तो हर हालत में सही है। अब यहाँ पे नेसेसिटेट्स वर्ड है करके गलत मत करिए इसे। और सेकंड देखिए लेवल ऑफ एक्सपर्टीज़ की यहाँ पे ज़रूरत है, एकदम करेक्ट बात है। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 22 है, इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, 22 का आंसर है हमारा बी, 2 एंड 3 इज करेक्ट। फर्स्ट यहाँ पे गलत है, पूरा कॉम्प्रहेंशन टाइप का क्वेश्चन है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के बारे में क्वेश्चन है, ठीक है। नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, 4 स्टेटमेंट है इसमें। ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, ऑप्शन देखिए 1 2 1 2 3 1 2 4 एंड 3 4, ठीक है। क्या कह रहा है ये, 4 से बढ़ते हैं, टू प्रमोट कंजम्पशन ऑफ पोल्ट्री एग्स। अब देखिए नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, ठीक है, मिड डे मील, ये सारी चीज़ें हमने देखी है, ठीक है। अब पोल्ट्री एग्स की बात कर रहा है, ठीक है। फिर देखिए टू प्रमोट द कंजम्पशन ऑफ मिलेट कोर्स सीरियल एंड अनपॉलिश राइस, ठीक है, कोर्स सीरियल एंड अनपॉलिश राइस। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ एनीमिया अमॉन्ग यंग चिल्ड्रन, एडोलसेंट गर्ल्स एंड वुमेन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ये क्या कह रहा है, टू क्रिएट अवेयरनेस रिलेटेड टू माल न्यूट्रिशन अमॉन्ग प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं, अब देखिए नेशनल न्यूट्रिशन मिशन पूरे नेशनल लेवल पे हमें चलाना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको भी पता है वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन का कितना पंगा चलता है। और यहाँ पे अगर पोल्ट्री एग्स अगर प्रमोट करेंगे कंजम्पशन के लिए, सब के लिए, तो ये थोड़ा सा जो है यहाँ पे स्पेसिफिक हो गया। और जो गवर्नमेंट स्कीम होती है वो थोड़ा जनरलाइज लेवल पे बनाई जाती है जिससे कोई ऐसे इश्यूज ना हो, ठीक है। तो अगर पोल्ट्री एग्स की बात यहाँ पे अगर हम हटा के देखते हैं तो 4 हटाइए आप, बचा 1 2 एंड 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ पे हम डाउटफुल में आ सकते हैं कि देखिए यहाँ पे 1 2 तो आ गया, बट थर्ड क्या कहता है, कंजम्पशन ऑफ मिलेट कोर्स सीरियल एंड अनपॉलिश राइस, ठीक है। इसमें अगर आप देखोगे ना, अनपॉलिश राइस बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक जाके ये बात कह रहा है। वैसे क्वेश्चन टफ है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि क्वेश्चन बहुत ईजी है, आराम से हो जाना चाहिए था, इतना डिटेल में हम नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो ये स्टेटमेंट गलत है दोस्तों, अनपॉलिश राइस इतना डिटेल में यहाँ पे चीज़ें नहीं है, ठीक है। तो ये जो नेशनल न्यूट्रिशन मिशन है इसका दूसरा नाम है पोषण अभियान, ठीक है। और ये 2018 में मोदी जी ने लॉन्च किया था। बाकी फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए अवेयरनेस वाला है, ये तो करेक्ट हो गई। इंसिडेंस ऑफ अनीमिया यहाँ पे कम करना है, एनीमिया यहाँ पे कम करना है, ठीक है, तो करेक्ट बात है यहाँ पे। अब एनीमिया वाला क्वेश्चन हमने 2023 में भी देखा था, अनीमिया मुक्त भारत वाला क्वेश्चन, ठीक है। टू प्रमोट, उसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे हमने देखा था कि कोई भी ऐसा मेंशन यहाँ पे नहीं है कि मिलेट कोर्स सीरियल अनपॉलिश राइस देंगे, और यहाँ पे एग्स वाला भी कोई मेंशन नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ से देख ली है जो कि हमारे नेशनल न्यूट्रिशन मिशन में था। यहाँ पे आंसर है हमारा 1 एंड 2। नेक्स्ट आगे बढ़ते हम लोग, 2 स्टेटमेंट है यहाँ पे ब्रिटिश इंडिया से रिलेटेड। NM लोखंडे वाज अ पायोनियर इन ऑर्गेनाइजिंग द लेबर मूवमेंट इन ब्रिटिश इंडिया, पायोनियर, ठीक है, इनका मेंशन हमारे स्पेक्ट्रम में भी है। फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1881 वाज पास विद अ व्यू टू फिक्स द वेज ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर एंड अलाउ द वर्कर टू फॉर्म ट्रेड यूनियन। अभी अभी एक क्वेश्चन देखा था, कहाँ गया वो, दिखाता हूँ आपको, ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट। इसमें क्या बोला था कि सिस्टम ऑफ ट्रिब्यूनल एंड बैन ऑन स्ट्राइक। जब इतना ज़्यादा रेस्ट्रिक्टिव कर रहे हैं ब्रिटिशर्स हमारे लिए, हमारे वर्कर्स के लिए,
तो क्या ये फैक्ट, और वो तो 1929 की बात है जब तो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल इतना पीक पे था, और ये तो 1881 की बात कर रहा है, तब तो इतनी ज़्यादा डिमांड्स भी नहीं मांगी जाती थी। और ये तब कह रहा है कि यहाँ पे वेजेस को फिक्स कर देंगे, वेजेस को फिक्स कर देंगे, एक पॉजिटिव बात कह रहा है इंडियन वर्कर्स के कंटेक्स में। तो ये किस हद तक आपको सही लग रहा है? तो ये गलत है दोस्तों, ऐसे कोई वेज फिक्स करने की बात यहाँ पे जो है 1881 के एक्ट में नहीं करी गई थी। और ये जो एक्ट था ये किसके टाइम पे आया था? लॉर्ड रिपन के टाइम पे आया था, याद रखिए। और इसका एम था टू इम्प्रूव द वर्किंग कंडीशन, बट ए ट्रेड यूनियन फिक्सिंग द वेज, ये सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं थी, ठीक है। नो मेंशन ऑफ ट्रेड यूनियन इज देयर, ठीक है। बाकी देखिए दोस्तों, एन.एम. लोखंडे ये इंपॉर्टेंट लेबर मूवमेंट के पायोनियर थे, ये एकदम करेक्ट है, ठीक है। इन्होंने जो टेक्सटाइल मिल्स ओनर है, इनसे रिलेटेड जो है मिल से रिलेटेड यहाँ पे काम किया था। और जब इनके बारे में और डिटेल में सर्च किया तो इन्होंने दीन बंधु नाम का एक जर्नल यहाँ पे स्टार्ट किया था, जर्नल, ठीक है, फ्रेंड ऑफ पुअर, जो कि मराठी में था, ठीक है। तो ये याद रखिए, एन.एम. लोखंडे दीन बंधु, ठीक है, जर्नल इन्होंने स्टार्ट किया था। तो ही वॉज द पायोनियर इन द वर्कर मूवमेंट, ठीक है। तो ट्रेड यूनियन मूवमेंट, इन सब के लिए इनको यहाँ पे जाना जाता था। और अगर इनके बारे में देखा जाए तो इतना ही इंपॉर्टेंट था इनके बारे में। तो यहाँ पे आंसर है हमारा 2 ओनली। तो फैक्ट्री एक्ट में ऐसा कोई भी मेंशन हमें नहीं मिलता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, डायरेक्टली क्वेश्चन है हमारे 2023 से लिंक हो रहा है ये। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की कौन सी साइट यहाँ पे हो सकती है ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने के लिए, ठीक है? सबटेरेनियन डीप सलाइन फॉर्मेशन, डिप्लेटेड ऑयल एंड गैस रिजर्व एंड अबेंडन इकोनॉमिक कोल सीम्स। अब कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्या होता है दोस्तों? एटमॉस्फेयर में अगर कार्बन डाइऑक्साइड इनका लेवल बढ़ता है तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा। तो यहाँ पे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के द्वारा क्या होता है कि कार्बन को यहाँ पे कैप्चर करके स्टोर कर दिया जाता है, जिससे वजह से जो एनवायरनमेंट का ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है वो कम हो जाएगा। और इसके लिए कौन सी पोटेंशियल साइट्स पूछा है, देखिए, कैन बी अ पोटेंशियल साइट। और ऐसा ही क्वेश्चन 2023 में भी हमने देखा था कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन से रिलेटेड। तो यहाँ पे तीनों के तीनों हमारी पोटेंशियल साइट है, और यहाँ पे आंसर है डी, ओके। तो ये हमने कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन से रिलेटेड यहाँ पे देखा। अभी इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं दोस्तों, अभी नेक्स्ट वीडियो में हम अगले क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।